हेलो स्टूडेंट। पिछले वीडियो में हमने डेविस के अपर्दन चक्र और उनकी आलोचना के बारे में पढ़ा था कि डेविस के द्वारा दिया गया अपर्दन चक्र जिसकी सर्वाधिक आलोचना पैंक महोदय के द्वारा की गई थी। अब पैंक महोदय किस प्रकार से डेविस की कमियों को दूर करते हुए अपने अपर्दन सिद्धांत को प्रतिपादित करते हैं। डेविस की संकल्पना की कटु आलोचना जर्मनी के विद्वान वाल्टर पैंक, इवांस रैमसे, क्रीकमे आदि के द्वारा की गई थी और डेविस के आलोचकों में पैंक सबसे आगे थे। उन्होंने अपने सिद्धांत का प्रतिपादन जर्मन भाषा में किया जो कि उनकी मृत्यु के उपरांत डाइमॉर्फोलॉजिस्ट एनालिसिस शीर्षक के नाम से प्रकाशित हुआ। दूरू भाषा में प्रकाशन के कारण पैंक के विचारों को सही ढंग से नहीं समझा जा सका। इसके कारण अनेक भ्रांतियाँ उत्पन्न हो गई। पैंक के स्थल रूपों के विकास से संबंधित विचारों को आकृतिक विश्लेषण या भवाकृतिक तंत्र की संज्ञा दी जा सकती है। जिस प्रकार से डेविस महोदय ने अपने अपर्दन चक्र को भौगोलिक चक्र कहा, ठीक उसी प्रकार पैंक महोदय के अपर्दन चक्र को आकृतिक विश्लेषण या भवाकृतिक तंत्र के नाम से जाना जाता है। पैंक का स्थल रूपों के अध्ययन की योजना का मुख्य उद्देश्य बाह्यजात प्रक्रमों तथा आकृतिक विशेषताओं के आधार पर धरातलीय संचलन के विकास एवं उसके कारणों की व्याख्या करना था। इस प्रक्रिया को उन्होंने आकृतिक विश्लेषण की संज्ञा प्रदान की। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए पैंक ने उच्चावच प्रकार या स्थल रूप संयोजन की संकल्पना प्रतिपादित की। पैंक ने प्रारंभ में ढाल के समानांतर निवर्तन की कल्पना की जो एक गलत व्याख्या थी। बाद में उन्होंने इसको चेंज कर दिया। अब एक पैंक के द्वारा ढाल प्रतिस्थापन की संकल्पना भी प्रस्तुत की थी। ढाल प्रतिस्थापन का सिद्धांत उन्होंने ढालों के विकास से संबंधित एक सिद्धांत दिया था जिसको ढाल प्रतिस्थापन कहते हैं। पैंक ने डेविस के समय निर्भर सिद्धांत के विपरीत समय स्वतंत्र सिद्धांत दिया। मैंने आपको बताया था कि डेविस महोदय ने अपर्दन प्रक्रम और एक अवस्था समय को सापेक्ष मानते हुए उसको तीन भागों में बांटा था। लेकिन डेविस के विपरीत पैंक महोदय ने अपर्दन चक्रों को समय से स्वतंत्र रखा। पैंक के अनुसार स्थूल रूपों का विकास विवर्तनिक उत्थान की दर एवं निम्नीकरण की दर के बीच की अवस्थाओं का प्रतिफल होता है। डेविस महोदय ने अपर्दन के त्रिकूट बताए थे जिसमें उन्होंने संरचना, प्रक्रम और अवस्था को बताया था। लेकिन उन्होंने इसके विपरीत किसी भी भू आकृति के उत्थान और उसके निम्नीकरण के बीच की जो दर है वो ही अपर्दन चक्र को पूरा करती है। इस प्रकार स्थूल रूपों का विकास उत्थान की गति तथा अपर्दन की दर पर आधारित होता है, न कि विभिन्न अवस्थाओं पर, जैसा कि डेविस ने निरूपित किया था। अब पैंक के मॉडल में उन्होंने अपर्दन चक्र संबंधी कुछ मान्यता बताई थी। वो ये थी कि पैंक की मान्यता है कि साम्यावस्था व वैमनस्यावस्था की दशाओं में ढालों के विभिन्न रूपों का विकास होता है। उन्होंने यह भी माना कि स्थलखंड में उत्थान तथा अपर्दन सहगामी होता है, अर्थात जैसे ही उत्थान प्रारंभ होता है अपर्दन भी होने लगता है। फिर उन्होंने उत्थान की अवस्था को प्रारंभ का नाम दिया है तथा निम्नीकरण द्वारा स्थलखंड का विकास होता है। पैंक के अनुसार स्थल रूप संरचना, प्रक्रम तथा अवस्था का प्रतिफल न होकर उत्थान की दर तथा अपर्दन एवं पदार्थों के विस्थापन की दर के बीच का अनुपात का प्रतिफल होता है। इसके अतिरिक्त पैंक ने एंट्रम शब्दावली का भी प्रयोग विकास की अंतिम अवस्था के लिए किया है, जिसकी तुलना डेविस के समप्राय मैदान से की जा सकती है। यद्यपि प्राइरम तथा एंट्रम ऊंचाई तथा उच्चावच में की दृष्टि से समान लगते हैं, किंतु दोनों में अंतर है। प्रारंभ स्थलखंड के विकास की प्रारंभिक अवस्था का सूचक है, जबकि एंट्रम्प अंतिम अवस्था को सूचित करता है। दूसरे शब्दों में प्रारंभ में उत्तल ढाल तथा एंट्रम्प में अवतल ढाल का बोध होता है। इस प्रकार से स्थल रूपों का विकास प्राइमारंभ में उत्थान के समय प्रारंभ हो जाता है। प्राइमारंभ का उत्थान विभिन्न दरों द्वारा संपादित होता है। प्रारंभ में उत्थान मंद गति से होता है तथा उस
उत्थान की अवधि लंबी होती है, इसके बाद त्वरित गति से तथा बाद में समान दर से उत्थान होता है, अंत में घटती दर से उत्थान होता है तथा अंततः समाप्त हो जाता है। इस दौरान स्थलखंड का विकास निम्नलिखित अवस्थाओं से गुजरता है। तो यहाँ पर स्थलखंड में ये कुछ जर्मन शब्दावली का प्रयोग किया था, जिसमें पहली अवस्था को उसने अवस्थी जेंडे इंटीवक्लुंग कहा। इसी प्रकार से देख सकते हैं आप, इसमें अलग अलग अवस्था के जर्मन शब्दावलियों का प्रयोग होने के कारण इनका सिद्धांत थोड़ा दुष्कर सा प्रतीत हमें होता है। पैंग के भवाकृतिक तंत्र का आरेखीय प्रदर्शन, उन्होंने इस आरेख के माध्यम से आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से एक उत्थापित धरातल धरातल अंत में समतल प्राय मैदान में किस प्रकार से परिवर्तित होता है, जिसमें आप समय और आधार तल को इस आरेख में देख सकते हैं कि पैंग के भवाकृतिक तंत्र का एक ग्राफीय प्रदर्शन दिया हुआ है, जिसमें ऊपर वाली लाइन और नीचे वाली लाइन सापेक्ष और निरपेक्ष उच्चावच को इंगित करती है और मध्य अवस्था में घाटी की गहराई लंबवत अपवर्धन अधिक होने के कारण उसकी गहराई और सापेक्ष उच्चावच में अभिवृद्धि हो जाती है और जैसे जैसे नदी जीर्णावस्था की ओर जाएगी उसके सापेक्ष उच्चावच में कमी आएगी, क्योंकि उस समय लंबवत अपवर्धन की अपेक्षा क्षैतिज अपवर्धन ज़्यादा होता है और उत्थान की दर एकदम कमज़ोर पड़ जाती है। तो इस प्रकार से इन्होंने अलग अलग अवस्थाओं में अलग अलग दशाओं में अपने अपवर्धन चक्रों को बताया है, जिसमें देखिए आप प्रथम दशा, द्वितीय दशा, तृतीय दशा और इस प्रकार से प्रथम दशा में ओ स्थान से प्राइराम्बा के उत्थान प्रारंभ होता है, जिसके साथ अपवर्धन कार्य भी प्रारंभ हो जाता है। यानी कि आप इस समझना है इसमें कि डेविस ने जहाँ उत्थान और अपवर्धन को अलग अलग बताया कि उत्थान की समाप्ति के पश्चात ही अपवर्धन शुरू होता है, जबकि पैंग महोदय कहते हैं कि अपवर्धन कभी उत्थान के रुकने की प्रतीक्षा न करके दोनों घटनाएं साथ साथ होने लगती है। प्रथम अवस्था में अपवर्धन कम होने के कारण उत्थान की दर ज़्यादा होती है और अंतिम अवस्था में उत्थान की दर कम हो जाती है और अपवर्धन भी कम हो जाता है। फिर ये देखिए चतुर्थ दशा और पंचम दशा। तो जहाँ डेविस ने समय अपवर्धन चक्रों को समय से बंधा हुआ माना और उन्होंने 3 अवस्थाओं में अपवर्धन चक्रों को बांटा कि युवावस्था, प्रौढ़ावस्था और जीर्णावस्था, वहीं पैंक महोदय ने अपवर्धन चक्रों को समय से स्वतंत्र माना और एक उत्थित भूभाग के समतल प्राय मैदान में बदलने तक की दशाओं को विभिन्न दशाओं के रूप में 5 दशाओं के रूप में उन्होंने इंगित किया। अब अगले वीडियो में हम देखेंगे कि पैंक और डेविस महोदय के अपवर्धन चक्रों की तुलना करने पर उनमें क्या मूलभूत अंतर प्रतीत होते हैं और कौन सा सिद्धांत सर्वमान्य प्रतीत होता है।